बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम के साथ आज का हमारा मौजू है चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल्स इन ऑस्ट्रेलिया। और आज हमारे गेस्ट हैं इस सिलसिले में जनाब मियां मोहम्मद अकरम साहब, जो गुज़िश्ता 4 साल से ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में मुकीम हैं। अकरम साहब फेलो मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के और बहुत तजुर्बेकार आदमी हैं। पाकिस्तान में भी एक बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे थे और उसके बाद जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए बेहतर कैरियर की तलाश में आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आजकल मुकीम है। वेरी वार्म वेलकम अकरम भाई, कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू शारिक साहब फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अकरम साहब से हम बातचीत करेंगे और प्रॉस्पेक्ट्स चैलेंजेस के जब वो गए उन्होंने क्या, यहाँ पे भी उनका एक बड़ा हाई प्रोफाइल कैरियर था, तो उस सिलसिले में हम उनसे डिस्कस करेंगे ताकि आगे जो हमारे आगे पाकिस्तानी प्रोफेशनल हैं जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो उनको दरपेश आने वाले चैलेंजेस या उनके लिए मजीद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उस हवाले से हम अकरम साहब से कुछ बात करेंगे। अकरम साहब, पहले साहब तो मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह यहाँ एक बड़ा हेल्दी प्रोफाइल था आपका और एक अच्छी स्टेटस पे आप काम कर रहे थे, तो जरा डेफिनेटली एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही उसका शुमार जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो लोग अच्छी सीनियर पोजीशंस पे काम कर रहे थे वो बहुत इजीली शायद मूव नहीं करना चाहते। क्या देखते हैं अपने डिसीजन को जो आज से 4 साल पहले आपने लिया था? जी, एक्चुअली शारिक वकार साहब, बैकग्राउंड ये है कि एज यू नो कि आई वाज वर्किंग इन ICMAP हेड ऑफिस। So I was in education department in 2000, from 2005 to 2012. So during this tenure, डिमांड्स आ रही थी मेंबर्स की तरफ से कि कुछ केस जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। नेशनल काउंसिल को बेसिकली एक किस्म का प्रेशर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ हमारे मेंबर्स के केसेस जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी सिलेबस जो है वो कवरेज नहीं कर रहा, तो इसके हवाले से कुछ नेगोशिएशन की जाए अकाउंटिंग के जो इंस्टीट्यूशन है ऑस्ट्रेलिया में। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं, चूंकि वहाँ पे उस वक्त 2007 में मैं सीनियर डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन था और वो हमारे पास एक खातून भी होती थी, शाहपरा रिजवी साहबा, वो डायरेक्टर थी। तो हमने एक सिलेबस का कंपैरिजन बना के भेजा वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑस्ट्रेलिया को। वहाँ पे सारी हमने एक किस्म का कंपैरिजन बनाया। हमने उनको बताया कि हमारा जो सिलेबस है वो आपके सब्जेक्ट्स जो है वो कवर कर रहा है काफ़ी हद तक। तो हमारे सिलेबस को वेरीफाई करने के बाद, उसकी ऑथेंटिकेशन करने के बाद उन्होंने हमें एक लेटर भेजा कि ICMAP members are eligible for applying as immigration. They are equal to Australian bachelor degree. उन्होंने हमें एक लेटर जो है वो लिख के भेज दिया। तो वो एक अचीवमेंट थी हमारे मेंबर्स के लिए। तो फिर इसमें एक डिसीजन किया गया कि इसको चेक किया जाए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन जो है या उसकी डिग्री को भेज के उसको टेस्ट किया जाए कि क्या वाकई वो इमिग्रेशन देते हैं या नहीं देते। तो चूंकि मैं मेंबर था वहां पे, तो मेरा जो डिग्री थी या मेरी क्वालिफिकेशन थी उसको वहां पे भेजा गया, अप्लाई किया गया कि उनको यानी टेस्ट किया जाए सिस्टम को। तो उन्होंने नियर अबाउट आफ्टर 1 मंथ उन्होंने मुझे लिख के भेज दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर इमिग्रेशन। उन्होंने एक पहले एक्चुअली एजुकेशन असेस करवाई जाती है, क्वालिफिकेशन असेस करवाई जाती है किसी भी अदारे से, चाहे CPA हो, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर वो एक IPA है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो वो एक नियर अबाउट 1 मंथ के बाद उन्होंने मुझे लिख के भेज दिया कि यू कैन अप्लाई फॉर इमिग्रेशन, योर क्वालिफिकेशन इज ओके। तो मेरा तो उस वक्त ख्याल भी नहीं था,
मेरा उसमें कोई इरादा नहीं था अप्लाई करने का। तो वो तकरीबन 1 साल जो है वो मेरे पास वो सर्टिफिकेट पड़ा रहा। लेकिन एज ए ICMAP होल एज ए जो सिस्टम था वो हमने टेस्ट करके रख लिया और हमने मेंबर्स को बता दिया कि जी वो असेसमेंट कर रहे हैं। तो फिर मेंबर्स ने धड़ाधड़ अप्लाई करना शुरू कर दिया और वो बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा हुआ था तो मैंने भी कुछ साल 2 साल बाद जाके सोचा कि क्यों ना हो कि मैं फिर पर्सनली अप्लाई कर लेता हूँ इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्वालिफिकेशन तो असेस हो चुकी थी। तो फिर मैंने भी वहां पे अप्लाई कर दिया। वो तकरीबन 2008 की बात है। तो वो मुझे भी वो 1 ईयर या 2 ईयर के बाद उन्होंने असेसमेंट करके भेज दी कि जी यू कैन आल्सो कम टू ऑस्ट्रेलिया। सो दिस वाज द, इसके जो पीछे बैकग्राउंड थी वो ये थी, और फिर मुझे भी वो इमिग्रेशन जो है वो मिल गई। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, व्हेन यू स्टेप इन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली वहां पे एक स्ट्रगल टाइम होता है। आपने कहा भी कि वो शायद बैचलर के बराबर हमें तो सब हाँ जी, उस वक्त डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन बैचलर डिग्री के बराबर उन्होंने ना हमें सर्टिफिकेट जो है वो लिख के भेजा था कि अच्छा मिनिमम जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैचलर हो तो वो इमिग्रेशन यानी PR पे आ सकता है परमानेंट एज ए परमानेंट रेजिडेंट। तो चलन जी, पहला स्टेप आपका माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल हुआ। फिर बैचलर से लेके एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल तक आने में क्या जद्दोजहद हुई ऑस्ट्रेलिया? तो फिर मैं यहाँ पे आ गया, अपना 2012 में मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आके जो है वो अगेन वो स्ट्रगल करना पड़ती है। वो जॉब जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे करना पड़ता है, चाहे क्वालिफिकेशन कुछ CPA या CA करना पड़े या कुछ छोटे मोटे जो है अकाउंटिंग के हवाले से कोर्सेज करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे आके एक टैक्सेशन का, यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंसी का एक कोर्स होता है, ये यहाँ पे H&R ब्लॉक अदारा होता है, वो टैक्स अकाउंटेंट्स की ट्रेनिंग देता है। तो मैंने वो ट्रेनिंग जहाँ पे आके वो तकरीबन 6 माह की होती है वो हासिल की। तो उन्होंने मुझे एज ए टैक्स कंसल्टेंट जो है वो अपना एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया और मैंने उन्हीं के साथ जो है वो जॉब करना शुरू कर दी। तो ये बेसिकली एंट्री थी नियर अबाउट आफ्टर 6 मंथ्स यहाँ पे अपने प्रोफेशन में। जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल मैं जरूर ये करना चाहूंगा कि हम जहाँ पाकिस्तान में काम करते हैं तो पाकिस्तान में ज़ाहिर हमारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे लोकल्स के साथ ही हैं, ठीक है ना। आप लाहौर से कराची चले जाएं, कराची से इस्लामाबाद में कहीं भी कर लें, थोड़े बहुत जो है वो प्रोविंशियल लैंग्वेज इशू है, बाकी लोग सारे अपने होते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप क्या देखते हैं कि यहाँ तो आपके पास इंडियन से भी चैलेंजेस हैं, आपके पास चाइनीज भी हैं, आपके पास कोरियन भी हैं, वर्ल्ड वाइड एक कॉस्मोपॉलिटन जो है वो इंटरनेशनल किस्म का, मल्टीनेशनल किस्म का स्ट्रक्चर मिलता है। कैसा लगता है, क्या क्या चैलेंजेस लगते हैं, क्या लगते हैं कि वो जो कल्चर है, वर्किंग कल्चर है, वो कैसा लगता है? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, क्या देखते हैं? नहीं, चैलेंजेस जो है वो डिफरेंट किस्म के हैं। एज ऑस्ट्रेलिया इज अ मल्टीकल्चरल कंट्री, तो पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द अदर कंट्रीज आर कमिंग हियर। Chinese people are also available, Indians are also here, and even from England, English peoples are also coming here. तो वो डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, तो वो चैलेंजेस तो होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें लैंग्वेज जो है वो अपनी इम्प्रूव करना पड़ती है, उनके मुताबिक हमें डालना पड़ता है, उनके मुताबिक यानी अपनी जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, और जब भी जाके कोई अच्छी जॉब जो है वो मिल सकती है। इन एडिशन टू सम क्वालिफिकेशन वी आर आल्सो टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज स्किल्स। लेट्स से जो हमारे न्यू इमिग्रेंट्स हैं, जो आपने अभी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जब वहां गए, जाहिर है आपका ताल्लुक ICMA से था और आप ICMA के डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन थे, तो वहां अभी फिलहाल आपने ICMA का कोई नेटवर्क जो है कोई क्रिएट किया है कि वहाँ जो लोग आए, और ब्रांचेस वहाँ ओवरसीज ब्रांचेस भी बन चुकी हैं, क्या एक्टिविटीज है वहाँ, और जो नए आने वाले हैं उन लोगों वो आपसे किस तरह से फायदा उठा? देखिए, यहाँ पे जो ICMA की ओवरसीज ब्रांच बनी हुई है उसको भी इन्होंने एज एक इंस्टीट्यूट इन्होंने यहाँ पे रजिस्टर करवाया हुआ है।
और उसका जहां तक उसका किसी हद तक जो है वो फायदा हो सकता है कि आप समझें कि एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो सकती है, लेकिन बहरहाल अच्छी जॉब के लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स ही करना पड़ती हैं, मुख्तलिफ अदारों में अप्लाई करना और फिर अपनी एबिलिटीज को शो करना पड़ता है अपनी डेवलपमेंट ग्रूमिंग के लिए या अपनी प्रोग्रेस के लिए। वो तो डेफिनेटली है कि वो तो एक जाहिर है हर बाकी आदमी की। नेटवर्क तो है यहाँ पे बना हुआ है, वो ओवरसीज ब्रांच के जरिए भी, और वैसे भी मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प जो है वो करते रहते हैं। जबरदस्त। मेंबर्स का एक दूसरे के साथ कनेक्ट है डेफिनेटली। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितना मेंबर होगा हमारा? ऑस्ट्रेलिया में नियर अबाउट 55 मेंबर्स आर रजिस्टर्ड हियर अंडर द डायरेक्टरी ऑफ। जी ठीक है, तो ये एक बड़ी आपसे मुफीद मेरा ख्याल है आने वाले लोगों को भी होगी। और हमने आपको माशाल्लाह बड़ा एक्टिव भी देखा है, जो नेशनल काउंसिल के चलते हैं उसमें आप अपना एक सेटअप चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे बड़ा उसमें एक्टिव रोल प्ले करते हैं। अच्छा, डेफिनेटली उसमें यही होता है कि हम ओवरसीज मेंबर्स, इवन जो अदर कंट्रीज में आईसीएम में भी मेंबर्स आर लिविंग, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट देम विद ईच अदर, और उनके बारे में जानना चाहते हैं कि हाउ दे आर गोइंग इन देयर ओन कंट्रीज, हाउ द लाइफ इज गोइंग, व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स दे आर डूइंग। ये सारा इसका मकसद यही है कि हम एक दूसरे की अवेयरनेस हासिल कर सकें। अच्छा, एक तरह से छोटा सा सवाल मुझे बता रहे हैं, हम लोग आईसीएम से ताल्लुक रखते हैं और अभी रिसेंटली इलेक्शन भी खत्म हुआ है। एक सवाल यहाँ लोगों ने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया से गालिबन मंगला साहब ने कंटेस्ट भी किया, तो एक सवाल जो था वो एक सेशन के दौरान पूछा कि जी अगर वहां पे आ जाता है, वो जीत जाता है ओवरसीज मेंबर, तो वहां से बैठ के वो यहाँ क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे? तो मंगला साहब के जहन में क्या क्या आया था? अभी तक आपकी कोई वो कंट्रीब्यूशन जो है वो ओवरसीज वाला जो है वो यहाँ की काउंसिल में कैसे आएगा, क्या रोल प्ले कर सकता है? जहाँ तक मंगला साहब के बारे में पर्सनल क्वेश्चन का, वो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा हूँ। सपोज एक कैंडिडेट जीत जाता है ओवरसीज, तो वो किस तरह इंटरेक्शन कर सकता है पाकिस्तान में जो नेशनल काउंसिल बैठी हुई है। तो आपको पता है कि आजकल हर काम जो है वो ऑनलाइन जो है वो हो रहा है, मीटिंग्स भी जूम पे भी हो जाती हैं, और बल्कि कुछ सिस्टम भी आईसीएमए वालों ने इंस्टॉल किया हुआ है वहां पे कि वो पाकिस्तान में भी डिफरेंट सिटीज में बैठ के वो आपस में मीटिंग्स कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर कोई कैंडिडेट यहाँ से जीत जाता तो वो इसी तरह जूम पे या ऑनलाइन जो स्काइप पे जो है वो मीटिंग्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो अपनी इनपुट दे सकते, वो आ गई, वो बात आ गई। आई डू एग्री विद यू कि अब तो जूम का मैं और आप भी जो है वो माशाल्लाह जूम पे ही एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये है कि वहां रियली डेवलपमेंट के या व्हाई वी नीड ओवरसीज पर्सन इन नेशनल काउंसिल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओवरसीज मेंबर, तो वहां क्या चीजें हैं, वो क्या चीजें इंप्रूव करा सकता है? अभी आपने कहा कि आप एंटर हुए तो आपको बैचलर डिग्री दी गई। अगर मैं 25 साल के एक्सपीरियंस में बात जाऊं तो मैं तो घबरा जाऊंगा कि यार मैं यहाँ तो सीएफओ के या डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ, जाके जो है मुझे एकदम जो है वो बीकॉम का डेटा एंट्री क्लर्क मिलेगा। ठीक है, अब हर आदमी तो एनसी में अगर ओवरसीज का कोई मेंबर आ जाता है तो वो इसमें कोई पार्ट प्ले कर सकता है इस रोल को इम्प्रोवाइज कराने में, कि ये जो बैचलर दिया गया है वो बैचलर से अब हम पहुंच सके? क्या कहेंगे आप? देखिए, एनसी का मेंबर जो ओवरसीज हुआ है वो डेफिनेटली सिलेबस जो है, सिलेबस आउटलाइन जो है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प दे सकता है। वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनली एसीसीए का या यहाँ के सीपीए का, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो सिलेबस है उसमें काफी कुछ उसकी आउटलाइन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है कि जी ये इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक है, तो आपको ये इनपुट जो है वो लेनी चाहिए। वो उसको इम्प्रूवमेंट में काफी आई थिंक ही कैन प्ले हिज रोल। अच्छा, इसका बात है कि आपकी बात से जो मैं कंक्लूजन निकालता हूँ वो ये निकालता हूँ कि अगर आईसीएमए का पाकिस्तान का कोर जो है वो रीमैप करके उसमें जो भी कमियां हैं इंटरनेशनल में से वो मैप कर दी जाए, तो फिर हमें जो है वो स्टेटस जो है वो वही मिलेगा जो मिलना चाहिए, वो बैचलर नहीं मिलेगा। ये मसला है जी। डेफिनेटली अगर एक मैपिंग कर दी जाए दूसरे सिलेबस के साथ, उनकी आउटलाइंस को पढ़ के, उनकी स्टडी करके, वो अगर मैपिंग कर दी जाए तो डेफिनेटली इंटरनेशनली तौर पे उसकी हमारी डिग्री जो है उसकी वर्थ जो है वो इंक्रीज हो सकती है।
हो सकती है। मैपिंग में जो रोल अदा कर सकता है आदमी, वो वही कर सकता है जिसने यहाँ का कुछ पढ़ा हो, जिसने कुछ यहाँ की एजुकेशन हासिल की हुई हो, और जो इंटरनेशनली वो रह रहा हो, ग्लोबली वो जानता हो। Why you choose पर्थ? आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्यों आए? नॉर्मली मेरे जैसा एक आम आदमी जो है वो तो सिडनी हो या मेलबर्न को ज्यादा जानता है, क्रिकेट के मैच भी हम वही देखते रहे। Why you choose पर्थ? एक्चुअली जब बंदे ने आना होता है, माइग्रेट करना होता है, तो उसको ये देखना पड़ता है कि मेरे जानने वाले या मेरे दोस्त या मेरे अजीज जो हैं कौन सी जगह पे रह रहे हैं, ताकि मुझे भी वहां पे सेटल होने में हेल्प हो सके। तो मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं वो फ्रेंड रहते थे, और उन्हीं से मैंने राब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएं, आपको इब्तदाई दिनों में हम सेटल होने में हेल्प करेंगे। तो in other words you can say there were not too much friends or relatives in Sydney or Melbourne, so I choose to migrate to Perth. During migration आपके सामने ये ऑप्शन खुला है। और यहाँ भी मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ भी तकरीबन near about 10 members are living in WA in Perth, Western Australia। जबरदस्त जबरदस्त। yes। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं सिर्फ एक थोड़ा सा जो इस मामले में सवाल करना चाहूंगा कि यूएई में भी मैंने 4 साल गुजारे, और हमारा जो एक रिलेटिवली जो हम एक कंपटीशन लेके चलते हैं, खेलों में भी लेके चलते हैं अपने पड़ोसी मुल्क से, और वहां पे भी ये प्रोफेशनली जो एक बड़ी राइवलरी क्रिएट होती थी। द सेम थिंग इज हियर, प्रोफेशन में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होती है, कंपटीशन होता है। देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है, इसी लिहाज से उनकी पॉपुलेशन भी जो माइग्रेट होके यहाँ पे आई है, उसकी भी तादाद जो है वो हमसे ज्यादा है। जिस तरह वो हमसे 4 और 5 टाइम्स बिगर है, इसी तरह उनकी भी पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 4 टाइम 5 टाइम जो है ज्यादा है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सपोज मेडिकल सेंटर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें अगर 5 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, 5 डॉक्टर बैठे हुए हैं प्रैक्टिस करने वाले, तो उन 5 में से नियर अबाउट 3 जो है वो इंडियन डॉक्टर होते हैं, और एक जो है वो ऑस्ट्रेलियन होता है, मींस कि वो इंग्लिशमैन डॉक्टर होता है, और या 5वां जो मे भी पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या नेपाली हो, इस तरह रेशो है। ज्यादा जो तादाद है वो इंडियन डॉक्टर्स की ही है यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह हर प्रोफेशन में उनकी जो है वो ज्यादा है, मतलब उनके अकाउंटेंट भी हमसे ज्यादा हैं। जी डेफिनेटली, अकाउंटिंग के शोबे में भी उनके बंदे जो हैं वो ज्यादा हैं। तो उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या उनके जो ICWA कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट हैं, तो दे आर आल्सो जब एंटर होते हैं तो उनको भी बैचलर ट्रीट किया जाता है। मैं एक जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था बंदा, उससे मेरी शुरू में मुलाकात हुई थी, ये 2012 में ही। तो उन्होंने मुझे बताया, बल्कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये आपकी डिग्री को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले इमिग्रेशन के लिए? मैं कहा जी बिल्कुल, ये दे हैव गिवन मी द इमिग्रेशन, उसी ICMA की बिना पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, उसको इमिग्रेशन नहीं मिलती थी। तो मैंने वहां पे इंडिया में रह के ACCA किया और फिर अप्लाई किया और फिर मैं यहाँ पे आया। अच्छा, तो ये उनकी कहानी थी, एक इंडियन प्रैक्टिसिंग जो यहाँ पे कर रहा था। अच्छा, तो इट मींस के कोई ऐसा टाइम था जब ICWA को नहीं मिलता था, इमिग्रेशन नहीं मिलती थी। अब शायद मिलती हो, लेकिन वो आदमी ने मुझे बताया कि आई हैव केम हियर ऑन द बेसिस ऑफ ACCA, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स। अच्छा, एक चीज ये बताएं, जो न्यूली स्पेशली फ्रेश क्वालिफाइड हो जाता है, मेंबर हो जाता है, ICMA से पास किया, एंड दे इमीडिएटली वांट कि जी मैं वहीं अपना करियर का स्टार्ट वहां से लेता हूँ। तो पाकिस्तान भी आता है, 4, 5 साल 10 साल के अरसे में वो एक अच्छे बड़े हाई प्रोफाइल में पहुंच जाता है, और एक अच्छी CFO लेवल तक तो पहुंच ही जाता है। क्या समझते हैं कि ये न्यू कमर्स जो हैं ये इमीडिएटली टेकिंग क्वालिफिकेशन वहाँ आए, और कितने अरसे में ये आप समझते हैं कि सेटल डाउन हो सकता है फ्रेश क्वालिफाइड? मेरा ख्याल है कि विद इन 5 to 6 years ही शुड बी इन अ गुड पोजीशन, सेटल होना चाहिए उसे।
मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो कंपनी के बड़ी कंपनी का सीएफओ ही हो जाए, लेकिन बेशतर जो है वो किसी मैनेजरियल पोजीशन पे चीफ अकाउंटेंट या मैनेजमेंट के कैडर में जो है वो चले जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो देखा है, हमारे जो ज्यादा कुलीग है ना, वो प्रैक्टिस में ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं ना, अच्छा, वो टैक्स करने या टैक्सेशन के मैटर जो है वो ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ वो इवन के हमारे यहाँ पे एक मारूफ बैंक है, कॉमनवेल्थ बैंक, उसमें भी एक दो मेंबर जो है वो जॉब कर रहे हैं, बैंक में भी कर रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त, बेहतरीन थे, वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल पर आ जाते हैं। जी जाहिर है पाकिस्तान से जाते हैं, 180 डिग्री का डाइवर्जन है, ठीक है, आपने माशाल्लाह फैमिली लेके गए, तो कैसा लगता है, कैसे उस जगह को अडॉप्ट किया जाता है? बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन है या हमारा इस्लामिक कल्चर? खैर डेफिनेटली है, मसाजिद भी हैं, कल्चरल सेंटर्स भी हैं इस्लामिक, क्या लगता है सेटल? देखिए, जहां तक कल्चर का तल्लक है ना, हम्म, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस तो अपने जैसी कम्युनिटी को हम देते हैं मिलने। ज़ाहिर है वो हमारी कम्युनिटी जो है वो उसी तरह का खाना बनाती है या खाना पीना उनका अरेंज होता है जिस तरह का हम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी हो, इवन के चाइनीज या इंडियन, वो सबसे पहले मिलना जुलना जो है वो अपनी ही कम्युनिटी को प्रेफर करते हैं। एग्जैक्टली। जी, तो जहां तक हमारा तल्लक है, यहाँ पे बिल्कुल हम ईद के हवाले से भी अपने अरेंजमेंट्स करते हैं, 14 अगस्त के हवाले से भी हम मनाते हैं, 23 मार्च को भी मनाते हैं। तो यहाँ पे अक्सर ईद के हवाले से यहाँ फंक्शन जो है वो अरब एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अरबी लोगों ने भी बनाई हुई है, तो वहां पे भी सारे मुस्लिम जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और वहां पे सेम जो है वो अपना कल्चर, वहां पे परचम जो है वो लहराए जाते हैं, सऊदी परचम, पाकिस्तानी परचम, टर्किश परचम, तो वो सारे वहां पे मिलजुल के वो एक इस्लामिक मुस्लिम लोग जो हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। जहां तक मास्क का तल्लक है, तो यहाँ पर्थ में तकरीबन 6-7 मास्क जो हैं वो बड़ी हैं और वहां पे नमाज अदा करने के लिए लोग जो हैं वो जाते हैं, तमाम मुस्लिम जो है वो जाते हैं वहां पे, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है। वैसे कोई जहां तक अदर कल्चर का तल्लक है, सपोज ओजी पीपल मींस इंग्लिश पीपल, वो वहां पे वो रूटीन में है, वो नाइट क्लब में बनी हुई, वहां पे भी वो वीकेंड पे जनरली जो इंग्लिश मैन है और कुछ और लोग भी शामिल हो जाते हैं, वो भी जाके वहां पे एंजॉयमेंट जो है वो करते रहते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि मेरी इरादा या मेरी नीयत या मेरी नेचर जो है वो कैसी है। एग्जैक्टली। अगर मैं मुस्लिम सोसाइटी को पसंद करता हूं तो यकीनन मैं उन्हीं के साथ मिलना जुलना पसंद करूंगा। जाहिर है पाकिस्तान में भी हर तरह की सोसाइटी की आजादी हो गई है। वहां भी हाँ डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं, कुछ मींस के बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं और कुछ जो है वो बड़े आजाद ख्याल होते हैं, तो यहाँ भी सूरत हाल वही है। अच्छा, एक थोड़ा सा जो फीडबैक जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों से मिलता है कि उनकी एनवायरनमेंट के हिसाब से या उनके, जैसे वहां पे कहते हैं, हमारे यहाँ भी बुजुर्ग कहते थे कि यार मगरिब के बाद बच्चों को घर आ जाना चाहिए, तो वहां पे इस किस्म का बड़ा कल्चर है कि वो अंधेरा होते ही सब घरों में होते हैं, मॉल्स बंद हो जाते हैं, जो मुझे सुनने में आता है कि तो जबकि डे नाइट क्रिकेट मैच भी हो रहा होता है, वो तो रात में हो रहा होता है, ऐसा है। और उसके अलावा उनके यहाँ वो पानी देने के निजाम में भी उन्होंने बड़ी सख्ती की हुई है कि यार जो अपने आपने कार वॉश करनी है तो उस दिन करनी है, जिस दिन बारिश नहीं होगी, जिस दिन बारिश होगी वो उसका भी टाइम पीरियड बता दें, तो दे आर वेरी मच कैलकुलेटेड। इतना इतना एडवांस स्ट्रक्चर है। शारिक वकार साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यहाँ पे जहां तक ये WA का तल्लक है ना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पर्थ का, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर क्लोज्ड एट 7 o'clock और कुछ जो बची रहती हैं वो 9 o'clock यहाँ पे बंद हो जाती हैं। यहाँ पे शॉप्स जो हैं, शॉपिंग सेंटर जो हैं, वो मैक्सिमम 9 o'clock तक ओपन होते हैं। आप वहां पे हमारे यहाँ कराची में या लाहौर में देखें तो वहां पे लोग रात के 11 बजे निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए और फिर 1-2 बजे तक कुछ शॉप्स जो है, शॉपिंग सेंटर जो है वो ओपन रहते हैं। यहाँ पे मोस्टली 9 o'clock जो है वो एवरीथिंग क्लोज हो जाती है। पीछे वो रह जाते हैं
सिक्योरिटी के या पुलिसमैन वो अपनी जो है वो निगरानी जो है वो करते रहते हैं, या शहर के अंदर जो क्लबें हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वो भी तकरीबन 10 ओ क्लॉक 11 ओ क्लॉक तक ओपन रहती हैं और वो भी बंद हो जाती हैं, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। तो यहाँ पे ये नहीं पॉसिबिलिटी कि आप रात के 1 बजे निकलें और जाके कपड़े खरीद लाएं या कोई शॉपिंग कर लाएं, वो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, टाइम कंट्रोल जी है। हाँ, टाइम कंट्रोल है बिल्कुल। हाँ, और यहाँ पे एक और बात है कि हमारे यहाँ 9-10 बजे जाके शॉप्स जो है वो ओपन होती हैं, यहाँ पे 5 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग ट्रेनें जो है वो भरी होती हैं, बसें भरी हुई होती हैं, लोग जॉब पे जा रहे होते हैं। अच्छा, 6 ओ क्लॉक 7 ओ क्लॉक तो तकरीबन तमाम फैक्ट्रीज जो है वो ऑन हो जाती हैं, वहां पे काम जो है वो शुरू हो जाता है 6-7 बजे। सुबह 6 बजे जो है वहां पे वो 9 ओ क्लॉक खुलता होगा, बैंक जो है वो 9 ओ क्लॉक को ओपन होते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज ऑपरेशनल जो है वो हो जाती हैं 6 ओ क्लॉक 7 ओ क्लॉक। जबरदस्त। बैंक जो है वो 9 to 5 वर्क करते हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर। जी, तो ये वो दिन की रोशनी का खूब फायदा उठाते हैं। जी हाँ, वो तो यूके में भी है, वहाँ पे मेरी बात होती रहती है, और यूके में भी यही है कि वो टाइम को आगे पीछे करते हैं। और लेकिन वो जो क्लाइमेट कंट्रोल का है वो भी है कि वही वेदर की प्रोटेक्शन दे देंगे, बड़ा कैलकुलेटिव होता है उनका कि भाई इस दिन बारिश होगी, अच्छा तो आपने अपने बाग में पानी देना है या गाड़ी धोनी है तो फला दिन धोइएगा, ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसी तो कोई पाबंदी नहीं है कि गाड़ी अगर धोनी है तो फला देनी है। मुझे जो ऑस्ट्रेलिया से जो आए हुए लोग हैं वो तो इस तरह की कैलकुलेशन बता देंगे जी, इतना जबरदस्त निजाम है कि वो आपको डे बता देंगे कि फला दिन बारिश होगी तो आपने अपने गार्डन में पानी नहीं देना है, और ये ऐसा दैट्स व्हाई यू आर लिविंग ओवर देयर। तो मैंने कहा जी आपसे पूछें इस बात पे। नहीं, आप जो घरों के सामने गार्डन है उसको पानी जो है वो किसी वक्त दिया जा सकता है, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। जहां तक कार वॉश का तल्लक है, वो कार वॉश सेंटर बने हुए होते हैं, अच्छा, वो शॉप्स बने होते हैं, वहां पे जाके कार जो है वो वॉश करवाई जाती है। फिर वो जो सर्विस होती है ऑयल चेंज करना, ये वो वहां पे वर्कशॉप होती है, वहां पे ज्यादातर जाके होता है ये काम। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जी, चलें इंशाल्लाह, बस अब काफी आपसे मुफीद मालूमात ले ली, थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेशनली मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप टैक्स कंसल्टेंसी में आ गए, ठीक है, और आप पाकिस्तान में भी एक बड़ा वक्त गुजार कर आए हैं और एक तालीमी इदारे से वाबस्ता रहे हैं, और टैक्सेशन की ऊंच नीच भी आपके सामने से गुजरती रहती है, और फेसबुक पे आपके और कमेंट्स भी आते रहते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। कैसा देखते हैं वहाँ के टैक्स कल्चर को, और क्या समझते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अडॉप्ट कर लेनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो टैक्स कल्चर है ना, वो टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद जो है वो तकरीबन सभी लोग ही कह लें। अच्छा। यहाँ पे ये लिमिट है, वहां पे मेरा ख्याल 6 लाख सैलरी की लिमिट है पाकिस्तान में। जी 6 लाख यहाँ पे 18,500 एनुअल ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो अर्न कर लेता है, उसने टैक्स रिटर्न जो है वो उस पर लाजमी हो जाती है। 18,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पूरे साल में, 18 नॉट 80, 18,500 जी जी। तो उस पे जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो लाजमी हो जाती है, और वो तो तकरीबन यहाँ पे सभी कमा रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं। जो बिल्कुल जॉब नहीं कर रहा वो एक डिफरेंट बात है, या खास तौर पे हमारी मुस्लिम सोसाइटी में चंद खवातीन अभी भी यहाँ आके भी नहीं जॉब करती, तो वो रिटर्न जो है नहीं करवाती। अदरवाइज जो लेबरर है, मजदूरी करने वाला है, टैक्सी चलाने वाला है, या पेट्रोल पंप पे काम करने वाला है, या सिक्योरिटी करने वाला है, वो भी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा है। अच्छा, तो यहाँ टैक्स कल्चर जो है वो तकरीबन 90%, 95% लोग जो हैं वो टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं। सही है। यूके का कुछ काम करने का मौका मिल रहा है तो वो तो बाकायदा इवन जो कैब ड्राइवर है उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना के देना पड़ता है कि भाई ये पैसा मैंने आमदनी आई थी, ये मेरा ऑफिशियल खर्चा है, तो मेरा ये नेट इनकम बनती है। एवरेज टैक्सेशन रेट कितना होगा हमारे हिसाब से, जो क्या एक जनरल आइडिया बस, नॉट इन टेक्निकल टर्म्स। देखिए, यहाँ पे जो जीएसटी है ना, वो नॉर्मली 10% है। अच्छा, वहां पे गालबन 16% है। 17 है हमारे यहाँ, 17 आ गया, 17 है। 17 है, तो यहाँ पे जीएसटी जो है वो 10% है। अच्छा, और जिसकी सेल
मिनिमम 70,000 हो जाती है एनुअल, उसको जीएसटी की रिटर्न भी जो है वो करवाना पड़ती है, जीएसटी रिटर्न जो है वो भी करवाना पड़ती है। तो यानी 70,000 की टर्न इसकी हो जाती है, वो जीएसटी यानी सेल टैक्स, इसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वहां पे जनरल सेल्स टैक्स कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उनको भी वो जीएसटी जो रिटर्न है वो जमा करवानी पड़ती है। अगर 70,000 से कम है तो फिर वो नहीं भी अगर जमा करवाता तो कोई उसकी कंपल्शन नहीं है। अच्छा बहरहाल, अब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं आपसे एक आखिर में एक आपकी एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस, जो मेरे स्टूडेंट बरादरी के नए लोग स्पेशली अकाउंटिंग प्रोफेशन के वहां आना चाहते हैं, आप क्या एडवाइस देंगे उनको कि वो किस तरह से यहाँ आए, किस तरफ जाएं और क्या तैयारी कर कर आए, कितने पैसे जेब में लेकर? दो तरीके हैं आने के। एक तो स्टूडेंट की तादाद जो है वो काफी आ रही है डिफरेंट प्रोफेशंस की, उसके अलावा जो है वो क्वालिफाइड भी आ रहे हैं। तो बेहतर तो ये है कि वो वहां से पीआर लेके आए, क्योंकि पीआर जो है परमानेंट रेजिडेंट जो है उसी को फुल टाइम जॉब मिलती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मली 20 आवर्स काम करने की इजाजत होती है, तो फिर उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रगल करना पड़ती है यहाँ पे पीआर लेना, और पीआर के बाद फिर सिटीजनशिप लेनी। तो आई विल एडवाइज स्पेशली टू आवर मेंबर्स, इफ दे वांट टू कम हियर दे शुड अप्लाई फॉर पीआर, नॉट एज ए स्टूडेंट। अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है वो आती हैं, और मेंबर जो क्वालिफाइड होता है डेफिनेटली ही विल अप्लाई फॉर पीआर, नॉट फॉर स्टूडेंटशिप। वो तो स्टूडेंट भी नहीं करेगा डेफिनेटली, वो तो पहले परमानेंट रेजिडेंसी लेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, आखिर में एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछ लूं कि कोविड जो 19 अब जो दुनिया भर में चला है, और ऑस्ट्रेलिया में तो हमने देख दिया कि भैया मैचों के दौरान जो है उन्होंने कुछ हद तक 20-30% जो है शायद, या 50% तक उन्होंने क्राउड भी बिठाना शुरू कर दिया। क्या कंडीशन है? और फ्लाइट्स आर ओपन या अभी सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट आ रही है, क्रिकेट खेलो और जाओ? देखें, जहां तक कोविड का ताल्लुक है ना, यहाँ पे आज के तकरीबन फिगर्स के मुताबिक ये WA जो पर्थ है इसमें टोटल 9 डेथ हुई हैं। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 750 के करीब जो है वो डेथ जो है वो हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो केसेस ज्यादातर आए थे वो ओवरसीज से आए थे। इंटरनली बहुत कम इफेक्ट रहा है। यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था जब कोविड, उस वक्त कोई 2-3 वीक के लिए स्कूल जो है वो बंद हुए थे, लेकिन अब जो है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो है वो रूटीन में चल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। उसके साथ साथ ये खैर टेस्ट तो ये रेगुलरली करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो WA है यहाँ पे समटाइम्स पूरे वीक में कोई केस नहीं आता। अच्छा। और अगर कोई आ जाता है तो वीकली कोई एक आधा केस जो है वो किसी वक्त आ सकता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो मेलबर्न में हुआ था। उस वक्त वहां पे कोई इकट्ठे 300-400 केस जो है वो डेली आ रहे थे, लेकिन अब उसमें भी कंट्रोल जो है उन्होंने कर लिया है। तो मेलबर्न जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था कोविड से, बाकी सिटीज जो है वो कम हुए थे। और ये WA तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सेफ सिटी जो है वो कहलाता है कोविड के हवाले से। यहाँ पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। जबरदस्त। तो अभी वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मास्क वगैरह का सिस्टम चल रहा है, या बिल्कुल नॉर्मल जो है उन्होंने स्कूल वगैरह सब बिल्कुल नॉर्मल अंदाज? आजकल मास्क की जो है वो जरूरत नहीं है। अच्छा, इन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, अपनी मर्जी से कोई पहन ले तो ठीक है। अलबत्ता वो शॉपिंग सेंटर में जाएं तो वो कुछ डिटेल लिखवाते हैं कि जी अपना नाम या फोन नंबर यहाँ दर्ज कर दें, और इसके अलावा उन्होंने दी हुई है कि उस ऐप को मोबाइल पे ऐड करके तो वो वहां पे टच कर दें एंट्री के वक्त। तो वो गालबन वो रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि अगर कोई कोविड का केस आता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये कौन बंदा जो है वो किसको ये कोविड जो है क्या है, ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। वंडरफुली, वंडरफुल सेशन अकरम साहब, बहुत आपसे मुफीद मालूम हो गया। आई थिंक हमारे लिसनर और व्यूअर्स को इससे बहुत फायदा होगा। बाकी अकरम साहब से मजीद एक डिटेल सेशन और करें इसमें
टेक्निकलिटीज भी अगर सामने टाइम निकालना तो उनसे बात करेंगे कि प्रिसिजन की टेक्निकलिटीज क्या थी। ये एक जनरल परसेप्शन था जो एक ओवरव्यू आपको दिया। थैंक यू अकरम साहब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल देखिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। थैंक यू जज़ाकल्लाह खैर। तारिक, थैंक यू वेरी